नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इससे पीछे की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार और केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बारे में बता चुके हैं। आज बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन भारतीय शासन प्रणाली को समझने के लिए और परीक्षोपयोगी दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मंत्रिपरिषद। चलिए इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है। मंत्रिपरिषद को जो है स्टेयरिंग व्हील कहा जाता है संसदीय परंपरा का। इसका गठन, इसका कॉन्सेप्ट जो भारतीय संविधान में आया है वो आर्टिकल 74 में आया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिपरिषद सदैव अस्तित्व में रहेगी। सरकार भंग होने के पश्चात भी काम चलाओ मंत्रिपरिषद होगी, कार्यवाहक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। अब मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं यानी कि मंत्रीगण, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 25 वर्ष से ज्यादा हो वो मंत्री बनने योग्य है। 25 वर्ष में क्यों कह रहा हूं, संविधान में ऐसा जिक्र नहीं है कि 25 वर्ष होना ही चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रियों को पद धारण करने के वक्त या पद धारण करने से 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा किसी में एक की सदस्यता तो लेनी होगी और मिनिमम आयु जो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए है वो है 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। इसलिए मैंने कहा कि 25 साल का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। एक चीज और याद रखिए कि भारत में जो मंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री समेत, उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस समय वो मंत्री बने उस समय लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो। 6 महीने का समय है उनके पास कि 6 महीने के भीतर वो मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने के 6 महीने के बाद वो किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं, तो भी वो मंत्री बनने योग्य है। अब यह ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति चूंकि उनकी नियुक्ति करते हैं, इसलिए उनका जो पदधारण है मंत्रियों का वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। अब राष्ट्रपति की इच्छा का इनडायरेक्ट मतलब अगर समझिए तो पीएम की इच्छा, यानी प्रधानमंत्री की जब तक इच्छा हो तब तक कोई भी व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। अब आइए मंत्रिपरिषद की आकार के बारे में बात करते हैं। पहला जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था उसमें मात्र 16 मंत्री थे। अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो 50 से ऊपर मंत्री हैं। अब ऐसा क्यों है? तो संविधान में हालांकि कितना आकार होगा, कितने मंत्री बनेंगे, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन 91वां संशोधन संविधान में जो है वो कहता है कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% मंत्री बन सकता है। मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा के कुल सदस्य का लगभग 15%, यानी 552 मेंबर है अभी, तो इसका 15% यानी 15% ऑफ 552, यानी लगभग ये समझ लीजिए लगभग 82-83 के आसपास होता है। तो उतने मंत्री अभी बन सकते हैं। अब यह याद रखिए कि मंत्रियों के वेतन भत्ते जो है वो अलग से मंत्री के रूप में होने के लिए नहीं दिए जाते हैं। वेतन भत्ते जो है उनको जिस सदन के वो सदस्य होते हैं उसके लिए दिए जाते हैं। वेतन याद रखिए, भत्ते कुछ ज्यादा दिए जाते हैं क्योंकि उनका कार्यालय खर्चा वगैरह सब ज्यादा होता है, इसलिए उनका भत्ता कुछ ज्यादा होता है। अब मैंने आर्टिकल 74 में बताया आपको कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देती है मंत्रिपरिषद। यानी इस सलाह की प्रकृति क्या होगी, यानी ये सलाह क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसकी पर सुनवाई की जा सकती है कि क्या सलाह दिया मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट का इस पर मत है नहीं, ये ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती या सुप्रीम कोर्ट सलाह की प्रकृति की जांच नहीं कर सकती। इसलिए भी जांच एक और कारण है, इसलिए भी जांच नहीं की मतलब कर सकती है क्योंकि ये गोपनीय रखा जाता है। जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति जी को वो गोपनीय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं यानी मंत्रीगण, वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की संरचना। तो याद रखिए 4th लेयर होता है। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो है कैबिनेट मंत्री का। कैबिनेट मंत्री ये विभागाध्यक्ष होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं अपने डिपार्टमेंट में। सारे निर्णय इन्हीं के
इच्छा से लिए जाते हैं, सभी कार्य इन्हीं के दिशा निर्देश में किए जाते हैं। और कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें भाग यही लेते हैं, है ना। क्योंकि कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट की बैठक में तो भाग लेना जरूरी ही है। इनकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है राज्य मंत्रियों को। राज्य मंत्री मतलब स्टेट में नियुक्त नहीं हो जाएंगे कि बिहार में, यूपी में अलग अलग स्टेट में नियुक्त कर दिए जाएंगे राज्य मंत्री, नहीं, ये उस विभाग में ही नियुक्त किए जाते हैं। ये दो मंत्र प्रकार के होते हैं। ऐसे राज्य मंत्री जिनको विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है, यानी मान लीजिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, इसका मतलब होगा कि ये होम मंत्रालय में राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, और गृह मंत्रालय के कार्यों को करने में जो गृह मंत्री होते हैं उसकी सहायता करेंगे। तो राज्य मंत्री जिसका पोर्टफोलियो दे दिया जाता है वो उस मंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार उनकी सहायता करते हैं और कार्य करते हैं। दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। याद रखिए ये भी है राज्य मंत्री का ही पद, लेकिन ये इनको जो विभाग मिलता है उस विभाग के ये हेड होते हैं। लेकिन हेड होने का मतलब यह नहीं है कि ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे। कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं जब तक कि इनको बुलाया ना जाए कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए। यदि उनके विभाग का कोई मामला है और उनको बुलाया जाता है तब तो वो भाग लेंगे, अदरवाइज वो भाग नहीं लेते हैं कैबिनेट की बैठकों में, लेकिन वो अपने विभाग के हेड होते हैं। इनसे नीचे होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री का कोई औकात नहीं होता है, केवल इतना ही होता है कि ये अपने विभाग में जो मंत्री होते हैं उनके किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इससे नीचे भी एक पद होता है जो कि 1967 से लेकर के होता है संसदीय सचिव का। इससे नीचे का जो पद होता है वो होता है संसदीय सचिव। ये 1967 से लेकर के और राजीव गांधी की जो पहली बार सरकार बनी थी, राजीव गांधी की जो सरकार पहली बार नहीं, राजीव गांधी सरकार में जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उस समय तक ये व्यवस्था चली थी। ये संसदीय सचिव क्या होता है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए हर मंत्रालय को संसद के से रिलेटेड काम होता है, लोकसभा राज्यसभा में जवाब देने होते हैं प्रश्नों के, और भी कार्य हैं कई, तो उस संसदीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है। और ये इसलिए जो है उनको संसदीय कार्यों की मंत्री पर भार नहीं पड़े, इसलिए उनको नियुक्त किया गया। हालांकि अब ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही है, अभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो ही हैं वो ही कार्य करते हैं मतलब संसद के संदर्भ में। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं ये समझ गए होंगे आप। नहीं समझे हैं तो वीडियो पीछे जाइए और देखिए। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी उत्तरदायित्व की। मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है उसकी बात करते हैं। इसमें 3 बातों को याद रखना जरूरी है। पहला जो मामला है, पहली जो बात याद रखनी चाहिए वो ये कि भारत में जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्री का राष्ट्रपति के प्रति होता है। राष्ट्रपति के प्रति क्यों होता है, क्योंकि नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के प्रति होती है। याद रखिए कि राष्ट्रपति का मतलब फिर हमें क्या होगा, इनडायरेक्टली पीएम के प्रति होती है। पीएम जब चाहे किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, या अगर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो तो राष्ट्रपति को कह करके उसका रिजिग्नेशन ले सकते हैं या उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। सस्पेंशन भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है सामूहिक उत्तरदायित्व, क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था में है, संसदीय व्यवस्था है उसमें पूरा महत्व सामूहिक उत्तरदायित्व का है। मंत्री यदि कोई निर्णय लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्णय केवल उस मंत्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि वो निर्णय पूरी सरकार का है, पूरी मंत्री परिषद का है। इसलिए जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा की प्रति होती है। और जब कभी भी लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करती है तो वो मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसलिए पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो कोई मंत्री है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। सरकार सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार गिर जाती है। जब हम संसद के प्रस्तावों को बताएंगे तब उसमें विस्तार से बताएंगे कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और कौन कौन सा प्रस्ताव है जो सरकार के अस्तित्व की गारंटी होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोनों को मिटा देते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखना चाहिए वो किसी भी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिक्र में विधिक उत्तरदायित्व का अगर नहीं है तो मैं कर क्यों रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने जो संसदीय परिपाटी ग्रहण की है वो ब्रिटेन से लिया है और ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट है। राजा जब किसी विधेयक पर साइन करते हैं तो उसके विधेयक पर मंत्री भी साइन करते हैं ताकि अगर कोई बाद में मामला फंसे तो वो मामला मंत्री उसमें उलझे, राजा नहीं उलझे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, राजनीति विज्ञान के, उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि राज्य का एक सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत, जिसके अनुसार राज्य धरती पर जो है ईश्वर ने गठन किया है। इसलिए राज्य का जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और ईश्वर कभी गलती नहीं करते हैं, इसलिए राजा जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता। अभी भी यूके में राजा है तो वो कोई गलती नहीं कर सकता। तो सबसे अच्छा जो मतलब सेक्रीफाइस गोट है, यानी बलि का बकरा जिसको कहते हैं, बनाने के लिए ये पद मिला मंत्री, इसीलिए जो है बलि का बकरा मंत्री को बनाया गया है। लेकिन भारत में विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, विधिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी भी विधेयक पर मंत्री की ओर से उनके सचिव साइन करते हैं। तो ये मेन बातें थी जो मंत्रिपरिषद के बारे में जानना चाहिए था। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो संविधान में तो नहीं है लेकिन संविधानोत्तर चीज है, यानी संविधान के बाहर की चीज है लेकिन परिपाटी में चली आ रही है, तो उसको भी जान लेना चाहिए। उसमें पहला जो है वो है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये क्या होता है? कैबिनेट तो नाम सुने, किचन कैबिनेट नहीं सुने। किचन कैबिनेट कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, 4-5 व्यक्तियों का एक समूह होता है और जरूरी नहीं है कि कैबिनेट में कह रहा हूं तो इसमें मंत्री ही शामिल होंगे, जरूरी नहीं है, कोई भी शामिल हो सकता है। पर पीएम के परिवार का कोई मेंबर, उनकी वाइफ हो सकती है, उनका बेटा हो सकता है, या उनका कोई मित्र हो सकता है, कोई उनका मतलब विश्वसनीय अधिकारी हो सकता है, या कोई मंत्री भी निसंदेह हो सकता है। अभी वर्तमान सरकार में आप देखेंगे तो अमित शाह, अधिकारियों में देखिए तो अजीत डोभाल, इन सब का बहुत मतलब प्रभाव है हमारे प्रधानमंत्री पर। और किसी भी कार्य को मतलब इन सभी से सलाह मशवरा करना किसी भी कार्य में वो उचित समझते हैं। तो किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि किसी भी 4-5 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जिससे प्रधानमंत्री सलाह लेना उचित समझते हैं, तो उन 4-5 व्यक्तियों को किचन कैबिनेट कहते हैं। अच्छा, इसका जरूरी क्यों पड़ा? गठबंधन का दौर जब चला, गठबंधन की सरकार का, उसमें प्रधानमंत्री कई दलों का मतलब कई बैल जोत करके खींच रहा है, एक गाड़ी को कई बैल खींच रहा था। अब प्रधानमंत्री का सब दल के साथ अच्छा बनाव नहीं हो रहा था, इसलिए किचन कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट आया कि कुछ दलों के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करके सारे निर्णय लिए जाए। अब एक होता है शैडो कैबिनेट, यह भारत में भी नहीं है। शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल, ये भारत में नहीं है ना। ब्रिटेन में क्या होता है कि जिस दल की सरकार होती है वो तो कैबिनेट का गठन करता है, यानी सरकार बनाता है, और जो विपक्ष में होता है वो शैडो कैबिनेट का निर्माण करता है। शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल। इसका उद्देश्य ये होता है कि अपने पार्टी के मेंबर को इस बात के लिए ट्रेंड किया जाए कि भविष्य में यदि हमारी सरकार बनेगी तो हमें
किस प्रकार से सरकार चलानी है, विभाग किस प्रकार से चलाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मंत्रिमंडल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर ठोकिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए